Hello my dear students, welcome back to the brand new lecture of your favorite channel Conceptual Learning. So आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नीट 2019 के पेपर के बारे में। उसमें जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में उनको समझने की कोशिश करेंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आने वाले सालों में जब भी हम इस पेपर को या इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करें तो यही पैटर्न फॉलो होता हुआ अगला पेपर बनेगा और हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस पैटर्न पे हमें रेडी रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि हम देख सकते हैं, यह एक YDSE या वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो YDSE है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उस पर्टिकुलर सेक्शन का क्वेश्चन है। क्या कहता है ये? इन अ YDSE व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे वाज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री. What will be the angular width of the first minima if the entire experimental setup is immersed in water? Now, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो angular width है इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी इस पूरे सेटअप को पानी में डाल देंगे तो इसमें क्या क्या चीजें चेंजेस होंगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर मैं बात करता हूं एंगुलर विड्थ की, तो एंगुलर विड्थ क्या होती है? Angular width is given by lambda times capital D upon small d. करेक्ट, यहां तक तो हमें पता है। अब बोलता है ये कि the angular of the first minima from the first was found to be 0.2 डिग्री, तो डिग्री में बात कर रहा है, तो ये होता है बीटा अपॉन कैपिटल D is equal to lambda upon small d, and this is equal to 0.2 degree for the case when the YDSE setup is in air. अब क्या होता है, जब मैं पानी में बदलता हूं तो ये लैम्डा जो होता है ये बदल जाता है। ये लैम्डा बदल के कितना हो जाएगा? ये जो लैम्डा है ये बदल के हो जाएगा लैम्डा अपॉन जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो। करेक्ट। सो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ थीटा है हमें जो निकालना है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू इनटू डी। नाउ इफ आई कॉल दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2, और मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो क्या आएगा मेरे पास? थीटा अपॉन 0.2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं कहूंगा लैम्डा अपॉन म्यू डी होल अपॉन लैम्डा अपॉन डी, विच इज इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.2 अपॉन म्यू विच इज 4/3। ठीक है ना। सो ये हो गया 0.6/4 which gives me theta is equal to 0.15 डिग्री। देख लीजिए भाई, और जैसे ही आपका ये आया, क्या हम आंसर आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? द वर्क डन to raise a mass m from the surface of the earth to a height h which is equal to the radius of the earth. अब यह क्वेश्चन जो है वो ग्रेविटेशन चैप्टर से है, और ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर जब आपको बोला जाता है कि हाइट की वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होती है, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? तो हम यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स, हाँ कि ना? तो चलिए फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने कहा सपोज दैट दिस इज द रेडियस, दिस इज द अर्थ, और इस पे हमने एक बॉडी रख दी। क्या रखी? बॉडी रखी। अब ये बॉडी कहेगी भाई मुझ पर तो ये फोर्स लगा रही है, इस फोर्स के कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पहला केस तो हो गया ये वाला, जबकि बॉडी कहाँ रखी है? पृथ्वी पे रखी है। लेकिन जब दूसरे केस की मैं बात करता हूं तो यह है हमारी पृथ्वी के ऊपर, कितना ऊपर? इतनी ही दूरी ऊपर जितना इसका रेडियस है, एक और बॉडी रखी है। तो ये है सेकेंड कंडीशन या फाइनल कंडीशन। अब क्या मैं आसानी से लिख सकता हूं कि भाई इस केस में जो एनर्जी है बॉडी की वो काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, क्योंकि बॉडी एक जगह पे रखी हुई है। अगर बॉडी एक जगह पे रखी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम इंटू एम अपॉन आर। करेक्ट। और इस केस में होगी माइनस ऑफ जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन
2r क्यों बोला? क्योंकि भाई सेंटर से डिस्टेंस होती है, और अगर ये सेंटर से डिस्टेंस होती है तो ये 2r हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, क्यों माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता होना चाहिए फाइनल सिस्टम में जितनी एनर्जी माइनस इनिशियल सिस्टम में जितनी एनर्जी, उतना ही तो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी के पास आई, और वो कैसे मिली होगी? इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो मैं कहूंगा कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल। इसका मतलब माइनस ऑफ GMM अपॉन 2R माइनस ऑफ माइनस GMM अपॉन R। बताइए भाई बच्चों, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ, नहीं प्लस आएगा ना, ये तो प्लस ऑफ 2R। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं हम लोग। क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ करता था, क्या हुआ करता था भैया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था G इंटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? GM अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू GR। अब इसको मैं यूज करने वाला हूं बच्चों। कहां यूज करने वाला हूं? देखते हैं कहां यूज करेंगे। सो कैन आई राइट डाउन दिस एज 1/2 M इंटू G इंटू R। देख लो भाई, क्या इतना समझ में आ गया सबको? अगर इतना समझ में आ गया तो बच्चों आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए कौन सा ऑप्शन? सो पहला तो भाई गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा सही है, चौथा गलत हो गया। Hence the final answer is option 3। क्या इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? अगर आ गया है तो let us move towards the next question। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी गई है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली वेक्टर्स के आए हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक पार्टिकल है which is moving with a velocity of v is acted upon by a force shown by the vector triangle PQR। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब थोड़ा सा दिमाग से देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे क्या कह रखा है? कह रखा है कि ये जो है ये सारे के सारे क्या है? फोर्सेस। तो सपोज ये वाला है F1 वेक्टर, ये वाला है F2 वेक्टर, और ये वाला है F3 वेक्टर। तो हमें पता है कि बॉडी जो है वो जब चल रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है कि उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो क्या मैं कहूंगा? मैं कहूंगा उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, उससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस ऑफ F3 वेक्टर। क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? और अगर ऐसे लिख सकता हूं तो देखो भाई ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या ये वाली वैल्यू 0 आ गई? और अगर ये 0 आ गई बच्चों तो क्या मैं कहूंगा कि 0 के साथ फाइनली नेट एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। नेट एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। और जैसे ही एक्सेलरेशन 0 हुआ, क्या मैं कह सकता हूं कि भाई वेलोसिटी जो है ना वो तो क्या हो गई? वो हो गई कांस्टेंट। वो क्या हो गई? वो हो गई कांस्टेंट। तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या इतना समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो वापस से सुना इसको, बहुत आसान चीज है, हमें आनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है और अल्फा पार्टिकल है, ये सेम मोमेंटम से घूम रहे हैं, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं। हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर पाथ्स। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि रेडियस जो होता है वो होता है mv अपॉन qv। अब क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम के बारे में बात करी जा रही है तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस इज p अपॉन ऑफ qv। क्या इसमें तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? अगर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो क्या मैं लिखूंगा कि भाई एक बात और बताओ कि जो मोमेंटम है ना हाइड्रोजन का, वो मोमेंटम बराबर है किसके? अल्फा का। अगर चार्ज हाइड्रोजन पे Q है तो चार्ज किस पे? अल्फा पार्टिकल पे कितना हो जाएगा? बताओ भी, 2Q। क्या इतना एकदम क्लियर है? अगर इतना एकदम क्लियर है सो कैन आई फर्दर राइट डाउन दिस एज कि भाई R अपॉन हाइड्रोजन अपॉन R अपॉन अल्फा इज इक्वल टू P ऑफ हाइड्रोजन, है ना? अच्छा यहाँ पे क्या कहेगा? आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है, तो मैं यहाँ पे हटाया था हम लोग इसको, ठीक है ना? सो हाइड्रोजन इन अपॉन चार्ज विच इज Q इनटू मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगी। फिर वापस से आएगा मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन 2Q इंटू B। देख लो भाई,
क्या इतना एकदम सही है? अगर इतना सही है तो क्या आंसर आ गया मेरा 2:1 और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। और अगर ये फाइनल आंसर हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा एंड ये भी गलत हो जाएगा। द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन 1 एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कहता है एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्सेलरेट हो रहा है। कहां एक्सेलरेट हो रहा है? उसको एक्सेलरेट होने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वो भी गिवन है कितना? 10 किलोवोल्ट का। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बताना है। सो क्या मुझे पता है कि लैम्डा जो होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो होता है 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। और अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट अप करता हूं तो 12.27 अपॉन 10 टू द पावर 4 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों? क्या मैं लिख सकता हूं 100 होगा इतने एंगस्ट्रॉम। यानी फाइनली आई कैन राइट डाउन 12.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 मीटर। क्या आएगा? वेवलेंथ आएगा। क्या आएगा भाई? वेवलेंथ आएगा। क्या इतना एकदम क्लियर है? अगर इतना एकदम क्लियर है तो मेरे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो भाई गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree with the horizontal, it can travel a distance of x1 from the plane along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree, the same object, the shot will the same velocity, it can travel x2 distance। हमें x1 by x2 निकालना है। तो पहले समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि भाई ये है मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन और ये है कुछ पर्टिकुलर एंगल। थोड़ी देर बाद हम वैल्यूज को रखेंगे, अभी के लिए मैं कह रहा हूं ये थीटा एंगल है। और यहां से एक बॉल है जिसको मैंने v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, जिसको मैंने क्या किया? v वेलोसिटी से ऊपर फेंका। जब मैंने इसको v वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जितना भी ये डिस्टेंस कवर करेगा, लेट अस से x, वो किसके बराबर होगा? मैं कहता हूं जब ये टॉप मोस्ट पार्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी इसकी v नहीं मानते, u मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 हो जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो भी डिस्टेंस कवर करेगा उसको मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकता हूं एंड दैट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी लाइक दिस, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या यहां पे जो नेट नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू कितना लग रहा होगा भाई? इस तरफ कितना लग रहा होगा? g टाइम्स साइन ऑफ थीटा। क्या इतना समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो क्या हम लिख सकते हैं कि भाई v तो है 0, एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ g साइन 30, g साइन थीटा। तो क्या जो s डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा दैट वुड बी इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा। क्या इतना सबको समझ में आया? अब तो बस अगले स्टेप में आंसर लिख दूंगा बच्चों, अगले स्टेप में आंसर लिख दूंगा इतना समझ में आ गया तो। चलिए कोशिश करते हैं फाइनली आंसर लिखने की हम लोग। सो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू u स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है ना, 2g पहले के अंदर एंगल था 60 डिग्री अपॉन u स्क्वायर अपॉन 2g साइन 30 डिग्री which comes out to be कितना आता है भाई बच्चों? ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन रूट 3 एंड दिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 बाय x2। x1 बाय x2 की कितनी वैल्यू आ गई? x1 बाय x2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 3 एंड लुकिंग एट द ऑप्शंस, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही है एंड चौथा गलत है। हेंस द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन 3 एंड आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक छोटा सा छेद करा, किसमें? एक टैंक में, जिसका क्रॉस सेक्शन कितना है? जिसका क्रॉस सेक्शन है 2 mm स्क्वायर। इट इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ फुली फिल्ड ओपन टैंक, जिसकी हाइट कितनी है? 2 मीटर है। टेकिंग g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ड्रॉ करते हैं डायग्राम को। सो ये है हमारा टैंक, ये है हमारा टैंक। अब इस टैंक में हमने यहां पे क्या करा? एक छेद खोल दिया, ठीक है ना। यहां पे हमने एक छेद कर दिया, इस छेद के अंदर से पानी निकल रहा है, इस छेद के अंदर से पानी निकल रहा है। अब यह जब पानी निकल रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कुछ वॉल्यूम फ्लो रेट होगा। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ v है। सो क्या फाइनली आई कैन राइट डाउन, आई कैन से कि भाई रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो होता है a
यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अरे भाई यही होता है, और हमें पता है कि यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो क्या हम आसानी से लिख सकते हैं कि भाई वेलोसिटी होगा, अगर ये हाइट है h, ये हाइट है h, तो वेलोसिटी होगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। क्या इतना पता है? अगर पता है तो क्या यहां से तो मैं पूरी वैल्यू निकाल सकता हूं, विच इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू है 10 इंटू एच की वैल्यू है 2। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 10 रूट 2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो फाइनली कैन आई से कि यहां पे जो Q डैश है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2 इंटू 2 मिलीमीटर स्क्वायर, सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 इंटू वेलोसिटी कितनी है 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड, यानी टोटल कितना हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो व्हाट डू वी गेट 12.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देख लो बच्चों, क्या इसमें कोई भी दिक्कत है क्या किसी को? अगर नहीं है तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। लेट अस मैच विद द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। तो जब मैं ऑप्शन से मैच करता हूं तो पहला तो एकदम सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं A एंड B have charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and the force acting between them is given as F. If 25% of A is charge of A is transferred to B, then the force acting between the charges becomes. अब सबसे पहली चीज जो हमें पता है वो ये है कि as per given in the question हमारे पास यहाँ पे रखा है, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। यहाँ पे है प्लस Q चार्ज और यहाँ पे है माइनस Q चार्ज। लेट अस से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी है भाई? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है सपोज R, करेक्ट। सो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो इनिशियली फोर्स लग रहा था वो था K इंटू Q माइनस के अंदर अपॉन R स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अब बोला जाता है यहाँ पे कि 25% A का चार्ज निकाल के B को दे दिया, तो अगर मैं A का चार्ज लूंगा तो कितना आएगा? A का चार्ज बचा हुआ कितना होगा? वापस से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, तो बचेगा कितना? 75% बचेगा। और अगर मैं 25% यानी Q/4 जाके माइनस Q को दे देता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास? तो मेरे पास क्या यहाँ पर माइनस ऑफ 3Q/4 बचेगा, लेकिन डिस्टेंस तो अभी भी R ही है। सो कैन आई राइट डाउन कि इस बार जो फोर्स आएगा वो आएगा K इंटू 3Q/4 इंटू 3Q/4 होल अपॉन R स्क्वायर, और ये नेगेटिव में आएगा ऑफ कोर्स। यानी फाइनली कितनी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास? 9/16F। फाइनल आंसर हो गया। लुकिंग एट द ऑप्शंस, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत और चौथा भी गलत। द फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन 2। और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमें पता है कि जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स वह एलिमेंट्स हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो और उसके अंदर भी जो डोपिंग होता है वो क्या होता है? इंप्योरिटीज को ऐड करना ताकि हमारा सेमीकंडक्टर और ज्यादा कंडक्शन करे। उसमें से भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप क्या होता है? पी टाइप, पी के अंदर छेद होता है। देखो इसको याद करने का तरीका, पी के अंदर क्या है? छेद है, ऊपर ये छेद है, इसका मतलब इसमें क्या है? ये है होल्स वाला, ये है होल्स वाला। तो जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं वो क्या होगा? वो क्या होगा? पी टाइप होगा। अब इसके अंदर क्योंकि होल्स है तो भाई पेंटावेलेंट एटम तो आ ही नहीं सकते, तो कौन से आएंगे? ट्राइवेलेंट एटम्स आएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। हमें बताना है कि इनसे कौन सा सही है। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, जैसे ही मैंने ये पढ़ा मैंने कहा खत्म। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, हाँ। ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, करेक्ट। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। पेंटावेलेंट एटम्स डोपेंट, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, नहीं हो गया, ये भी गलत हो गया। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। आई होप आपको समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और अगर कोई भी दिक्कत नहीं आई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, इन दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2r का। हमें एग्जैक्टली मिडवे पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर हमें थोड़े से फॉर्मुलेज वगैरह ध्यान हो तो मैं मान लेता हूं 2 चार्जेस हैं। एक के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है प्लस ऑफ लैम्डा कूलम पर मीटर है और दूसरे पे जो है वो है माइनस ऑफ लैम्डा कूलम पर मीटर। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है दैट इज गिवन एज 2r। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, यानी यहां पे कहीं पे, कहां पे? कहीं पे
यहां से r दूरी पे और यहां से r दूरी पे। तो अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तो इधर आएगी, किसकी, 1 की बात कर रहा हूं मैं, E1 की। और अगर मैं इसको 2 बोल दूं तो क्या 2 की इधर आएगी, क्या ये मानते हो क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं E1 और E2 को लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। आई एम ट्राइंग टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2। अब E1 के लिए इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए होता है 2k लैम्डा अपॉन r, डिस्टेंस है ना। और E2 क्या होगा, ये भी होगा 2k लैम्डा अपॉन r। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी E नेट निकालना है मेरे को, सेम डायरेक्शन में है ये, तो क्या आ गया 4k लैम्डा अपॉन r। अब k की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r न्यूटन पर कूलम। देख लो भाई, क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग है आपको? अगर है तो फिर पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन एकदम सही है एंड चौथा ऑप्शन गलत हो गया। Hence, the correct answer for this particular question becomes option 3 and I hope आपको अच्छी तरह से समझ में आया किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In TIR, when the angle of incidence is equal to the critical angle for the pair of media in contact, what will be the angle of refraction? अब यार TIR तो जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ अगर कोई रे जाती है तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनाती है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस उस क्रिटिकल एंगल या उस पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा बनता है तो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट नहीं होती। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि इस तरीके का अगर मैं कोई एक मीडियम बना दूं जहां पे ये है डेंसर, ये है रेयर, अगर मेरी रे ऐसे गई, ऐसे जाने के बाद ये जाके 90 डिग्री पे चली जाएगी इस तरीके से, और ये वाला जो एंगल है ये है क्रिटिकल एंगल और ये है 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो क्या मैं कहूंगा कि यहाँ पे ये है थीटा सी, ये है 90 डिग्री, तो ये क्या है भाई, यही तो है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, चौथा एकदम सही हो जाएगा। Therefore the final answer to this particular question becomes option 4 and I hope आपको समझ में आया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Two similar thin equiconvex lenses जिनका focal length कितना रखा है, f दे रखा है, are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1. When the space between the two lenses is filled with glycerine, then the equivalent focal length is f2. The ratio of f1 is to f2 is. अब हमें क्या क्या चीजें बोली गई, हमें बोला गया कि सबसे पहले तो इनिशियली जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का वो है 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस ऑफ 1 इनटू इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज हैं तो मैं इसको 2/r कर दूं, देख लो बच्चों। और अगर मैं f डैश कॉन्केव लेंस की बात कर लेता हूं तो ये होता है 1.5 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2/r। यानी अंतर क्या आता है, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, अगर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव का अंतर आता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमसे जो चीजें कही गई हैं उसके हिसाब से 1/f1 जो है वो होगा 1/f प्लस 1/f and that is equal to 2/f. Similarly, जो f2 है वो होगा 1/f minus of 1/f plus of 1/f is equal to 1/f. क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई f1 अपॉन f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और यही तो मेरा फाइनल आंसर है। लेट अस मैच विद द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। सो पहला गलत हो गया, दूसरा एकदम सही है, तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। हेंस द फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन 2। आई होप एकदम क्लियर हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें करना कुछ नहीं है, हमें करना सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और जो फॉर्मुलेस हमने पढ़ रखे हैं वो अप्लाई करने हैं, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन, दो पार्टिकल्स हैं A and B, both are moving in a uniform circular motion of concentric circles of radius RA and RB with speeds VA and VB given है. The time period of rotation is same. The ratio of angular speed of A to that of B is. अच्छा, अगर मुझे बोला गया कि भाई कुछ भी हो, अगर इनके टाइम पीरियड सेम है तो क्या मैं कह सकता हूं कि TA जो होता है वो तो होता है 2 पाई अपॉन angular velocity of A is equal to 2 pi upon angular velocity of B,
implies omega A is equal to omega B implies omega A divided by omega B is equal to 1 by 1. चेक कर लो भाई फटाफट. जैसे ही ये चेक करोगे the final answer would be option 4. The correct answer is option 4 and I hope आपको समझ में आया हो. जैसे उसे टाइम पीरियड सेम कहा तब तो कुछ भी और बचा हुआ हो, वेलोसिटी कुछ भी हो, स्पीड कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, बट ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगी. ठीक है. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस. अब सोच के देखो, हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है. अब कई बार क्या होता है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, तो करंट कई बार ज्यादा और कई बार कम हो जाता है. कम हो जाने में दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे जो डिवाइसेस है वो बंद हो जाएंगे, यही होगा. लेकिन अगर ज्यादा हो गए तो भाई सोच के देखो ना, आदमी चल रहा है, उसको तुम इलेक्ट्रिक झटका दे दोगे तो वो पागल हो जाएगा, झटका नहीं दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसी तरीके से जब हमारे डिवाइसेस है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, जैसे टीवी हो गया, जैसे फ्रिज हो गया, जैसे एसी हो गया, कोई भी हमारी कोई आयरन हो गई, प्रेस हो गई, तो इनको मैं जब बहुत ज्यादा करंट दूंगा तो ये फूक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, जल जाएंगी. तो इसीलिए हम क्या करते हैं या हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ेगा जो अपने आप ब्रेक कर दे सर्किट जब करंट ज्यादा हो जाए. और उस सर्किट ब्रेकर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर तो ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते, इंसुलेटर से तो करंट ही पास नहीं हो पाएगा. स्विच को बंद और चालू करने के लिए हमें कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा. सबसे आसान काम जो होता है वो होता है फ्यूज का. फ्यूज क्या करता है, जैसे ही ज्यादा करंट जाता है इसके थ्रू वो पिघल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है. एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस गिवन है 20 माइक्रोफैरड. इट इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकंड. द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी रिस्पेक्टिवली. नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया कि एक सर्किट है जिसके अंदर एक कैपेसिटर कुछ इस तरीके से लगा है. इसका कैपेसिटेंस हमें गिवन है, यहां नहीं लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं. इसका कैपेसिटेंस गिवन है 20 माइक्रोफैरड. ठीक है. और इसकी जो चेंजिंग वोल्टेज है dV by dt दैट इज गिवन एज 3 वोल्ट पर सेकंड. ठीक है. ये सारी वैल्यूज तो गिवन है. अब क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना है, इसमें दो चीजें निकालनी है. एक निकालना है कंडक्शन करंट और दूसरा निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट. तो क्या मैं कहूंगा, जितना करंट यहां से आएगा, सपोज आई आया, उतना ही करंट इसको पार करके यहां चला जाएगा. तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो करंट है इसको मैं कहता हूं कंडक्शन करंट. और यहां से हवा में से जो जा रहा है, हवा से मेरा मतलब है कैपेसिटर्स के बीच में, यहां से जो जा रहा है इसको मैं कहता हूं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट. अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, जैसे मैं सर्किट कनेक्ट करूंगा, क्या डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए? और अगर वो इक्वल आना चाहिए तो क्या मैं कह सकता हूं आई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आई कंडक्शन इज इक्वल टू dq upon dt which is nothing but d by dt of cv. जहां पे भाई c तो कांस्टेंट है, c तो बदल ही नहीं सकता, तो क्या मैं लिखूंगा c टाइम्स dv अपॉन dt. c की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6. dv बाई dt की वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट पर सेकेंड. यानी फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, एम्पियर्स. सो फाइनली इफ आई सॉल्व दिस, कितना आ गया मेरे पास, आई गेट दिस वैल्यू एज 60 माइक्रो एम्पियर. और यह वैल्यू किस पर्टिकुलर हिस्से का आंसर है, दोनों का, कंडक्शन का भी और कंडक्शन करंट का भी और डिस्प्लेसमेंट करंट का भी. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा. आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं है इसको समझने में. लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब हमें एक सर्किट दिया गया. अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, जिस बार ये आया था काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, जिनको कॉन्सेप्ट्स आते थे उन्होंने भी गलत किया. तो पहला ये क्वेश्चन कहता है, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में कमेंट करना है हमें. तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, मैं सर्किट 1 की बात कर रहा हूं सबसे पहले. तो क्या सर्किट 1 में अगर ये आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल एमीटर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई जो वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी दैट वुड बी इक्वल टू करंट की रीडिंग कितनी आएगी 10 वोल्ट अपॉन 10 ओम दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर. और इसकी रीडिंग कितनी आएगी V इज इक्वल टू आई आर. सो करंट है 1 इंटू रेजिस्टेंस है 10 एंड दैट गिव्स मी 10 वोल्ट. क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो अब मैं बात करता हूं सेकंड सर्किट की. अब सेकंड सर्किट के अंदर भी वोल्टमीटर आइडियल है और एमीटर आइडियल है. एमीटर अगर आइडियल होता है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है. यानी यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0. और अगर वोल्टमीटर आइडियल होता है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है,
इंफिनिटी होता है। तो अगर दोनों का रेजिस्टेंस इंफिनिटी है वोल्ट मीटर्स का, तो क्या इस नीचे वाली ब्रांच में से कोई करंट फ्लो होगा? क्या नहीं होगा। तो क्या सारा का सारा करंट ऊपर 10 में से जाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो V2 की वैल्यू जो होगी वो होगी कितनी होगी भाई? करंट पहले निकाल लेते हैं। करंट की वैल्यू कितनी है? 10/10 एंड दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और यहाँ पे 1 into 10 and that is equal to 10 volt। यानी फाइनली कैन आई राइट डाउन द आंसर एज कि भाई दोनों की वैल्यू V1 V2 बराबर आ गए और I1 I2 भी बराबर आ गए। Therefore looking at the options कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही एंड चौथा गलत। Hence the correct answer to this particular question becomes option 3। और आपको समझ में आया होगा ये सब चीजें किस तरीके से हमने कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? अब अल्फा पार्टिकल की जब मैं बात करता हूं तो काफी सारे बच्चे इसको सिर्फ एक एज अ हीलियम एटम से एसोसिएट कर देते हैं। वो बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ हीलियम एटम से इसको एसोसिएट नहीं कर सकता। कारण क्या है? कारण ये है कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम एटम पूरा नहीं होता। तो जब मैं बोलता हूं हीलियम का न्यूक्लियस, सो इसको मैं लिख देता हूं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या होगा भाई न्यूक्लियस ऑफ हीलियम के अंदर? 2 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये होता है भाई इसके अंदर सिर्फ। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड गलत, थर्ड गलत एंड फोर्थ गलत। हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन 1। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप। अब ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है? एंगल ऑफ डिप होता है कि जो हमारा एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है उससे हॉरिजॉन्टल का कितना एंगल बन रहा है। अब कई जगह पे ये पॉजिटिव में आएगा, कई जगह पे ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। कहां पे नेगेटिव कहां पे पॉजिटिव आएगा थोड़ी सी देर में डिस्कस करते हैं। सो एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज +25 डिग्री एंड एट अ पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज गिवन एज -25 डिग्री। वी कैन इंटरप्रेट दैट। ओके फाइन। सो क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं हमारी अर्थ बनाऊं, पृथ्वी बनाऊं, इस पृथ्वी पे ये मैंने बना दिया इक्वेटर। अब मैंने कहा कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पे या यूं कहो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, तो क्या मेरे पास अगर मैं मान लेता हूं कि ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड्स, तो क्या मैं कहूंगा इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या एंगल ऑफ डिप होगा वो किस तरीके से होगा? सोच के देखो। तो क्या ये वाला पॉइंट हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ये वाला पॉइंट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। सो फाइनली मैं कहूंगा कि ए एंड बी बोथ आर प्लेस्ड ऑन द सेम। ये दोनों गलत हो गए। अब ए इज लोकेटेड ऑन द सदर्न, नहीं ये गलत हो गया, ये सही हो जाएगा। हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 सिमिलर बल्ब्स है हमारे पास, these are connected in the figure with a DC source जिसकी EMF E है और 0 internal resistance है। The ratio of power consumption by the bulbs when all the bulbs are going and in the situation when two from section A and 1 from section B is going। तो दोनों ही केसेस का डायग्राम बना लेते एक बार हम। Let us see कि सारे बल्ब्स का रेजिस्टेंस जो है आइडेंटिकल है, तो सबका रेजिस्टेंस R है, करेक्ट। तो फर्स्ट केस की जब मैं बात करता हूं तो फर्स्ट केस में क्या है कि सारे के सारे बल्ब चल रहे हैं। सो क्या मैं कह सकता हूं कि ए वाले सेक्शन में जो भी बल्ब्स हैं वो तीनों के तीनों पैरेलल में लगे हैं, और अगर वो पैरेलल में लगे हैं तो उनका रेजिस्टेंस कितना होगा? R/3। और बी वाले को भी R/3 होगा, विच इज इक्वल टू, और ये किससे लगा है? बैटरी से लगा है। अब मुझसे क्या बोला जाता है कि पावर कंजम्पशन, तो पावर क्या होता है बच्चों? पावर होता है E² अपॉन 2R/3, करेक्ट। अरे भाई R/3 और R/3 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 2R/3। नाउ अगर मैं आगे बात करूं, सो अब मैं सेकंड वाले फिगर की बात कर रहा हूं, तो सेकंड वाले फिगर में क्या ए के सिर्फ 2 ही बल्ब्स हैं और बी का सिर्फ 1 ही बल्ब है? बताइए भाई, क्या इतना समझ में आया? सो क्या मैं कह सकता हूं इस बार पावर 2 आना चाहिए E² अपॉन R, और R का हो गया R/2 प्लस R विच इज 3R/2। क्या इतना समझ में आया? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है P1 अपॉन P2
which is equal to 9/4। देख लो अभी, अगर ये समझ में आया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। In which of the following devices the eddy current effect is not used? अब जब मैं एडी करंट की बात करता हूं तो एडी करंट क्या कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट दे रहा है, किसी चीज को चलती हुई को रोक रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इंडक्शन फर्नेसेस, बिल्कुल इंडक्शन फर्नेसेस में हम बहुत ही हाई टेम्परेचर अटेन कर पाते हैं ड्यू टू एडी करंट्स विदाउट कोई कॉन्टैक्ट, विदाउट कोई गैस, ठीक है ना। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन बहुत ज्यादा यूज होने लगी है आजकल, इसकी मदद से हम ट्रेन को रोकते हैं, बोगीज को, ट्रेन की स्पीड धीरे करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर तो यही यूज होता है, इसी से हम बेसिकली चार्जिंग और अनचार्जिंग वगैरह करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर नहीं, इलेक्ट्रिक हीटर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दिस पर्टिकुलर हीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस है r, is uniformly charged. The electric field to the sphere at a distance r from the center is. अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छी थ्योरी में कवर किया होगा। तो हॉलो है स्फीयर, अब हॉलो स्फीयर के अंदर क्या बोला गया हमें? रेडियस है इसका r, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई अगर ये सेंटर है तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/r के प्रोपोर्शनल। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सो इंक्रीजेस एज r इंक्रीजेस गलत हो गया, 0 एज r इंक्रीजेस फ्रॉम r लेस देन r डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। 0 एज r इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस नहीं, दोनों बार इंक्रीज नहीं हो सकता, डिक्रीजेस एंड नहीं, गलत हो गया। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। किस तरीके से है ये आपको पता है, अगर आप चाहें तो मैं इसका ग्राफ भी बना सकता हूं आपके लिए। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की और r की, तो शुरुआत में होगी ये 0, दूसरे कलर से बनाते हैं हम लोग। तो शुरुआत में होगी ये क्या? शुरुआत में होगी ये 0 और 0 के बाद एकदम से इस तरीके से बदलेगी, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक फोर्स है which is 20 plus 10y. It acts on a particle in the y direction where F is in Newton and y is in meter. Work done by this force to move the particle from y equal to 0 to y equal to 1. अब यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में हो रहा है। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई वर्क डन जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, जहां पे f is 20 plus 10y and ds is only dy, and I need to integrate this from 0 to 1 meter. इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आता है 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 जूल्स। ये क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास वर्क डन, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो रेनबो का कॉन्सेप्ट दे रखा है उसमें से जो गलत है वो वो सिलेक्ट करना है, सही सिलेक्ट नहीं करना है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऑलरेडी हाईलाइट भी कर रखा है इन लोगों ने। हमें जो सिलेक्ट करना है वो है रॉन्ग वाला। When the light rays undergo 2 TIR in a water drop, a secondary rainbow is formed. बिल्कुल सही बात है। अगर एक रिफ्रैक्शन के बाद अंदर की तरफ एक TIR होता है, फिर रिफ्रैक्शन होकर रेस बाहर निकल जाती हैं, तब क्या होता है? प्राइमरी रेनबो बनता है। अगर 2 बार होता है तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी रेनबो बनेगा। तो ये तो एकदम ट्रू हो गया। सेकेंड, the order of colors is reversed in the secondary rainbow. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 बार TIR हो रहा है तो ऑर्डर ऑफ कलर बदल जाएगा। An observer can see a rainbow when his front is towards the sun. नहीं, अगर सन पीछे की तरफ है और रेनबो आगे बन रहा है तो मेरे को इस तरीके से देखना पड़ेगा। अगर मैं घूम जाऊंगा तो मुझे रेनबो नहीं दिखेगा, तो ये गलत हो जाएगा। Rainbow is a combined effect of dispersion, refraction and reflection of sunlight. Very true, एकदम सही बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है r, is carrying a constant current. The plot of the magnitude of the magnetic field with the distance d from the center of the conductor is correctly represented by. अब सोच के देखो भाई, ये है मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अब इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है आराम से, मस्ती से। अब जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है आराम से, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई इसमें से अगर मैं किसी d डिस्टेंस पे चला जाऊं, तो क्या मैं कहूंगा बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ आई कैन राइट डाउन कि भाई इसमें से जो करंट फ्लो होगा दैट इज इक्वल टू I अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर, ओके, इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू B इंटू 2 पाई डी। यानी क्या मैं लिख सकता हूं? B इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई डी अपॉन क्या लिखूंगा भाई 2 पाई। देख लो, तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, कब के लिए, जब ये जो d की वैल्यू है ये r से छोटी है। लेकिन अगर ये बड़ी हो जाए तो क्या मैं लिखता हूं कि अगर ये बड़ी हो जाए तो शैल आई राइट डाउन कि भाई इस केस के अंदर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, यानी कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी बोल देता हूं उसको r की जगह पे। ठीक है, सो क्या मुझे समझ में आया कि भाई जब हम अंदर है सिलेंडर के तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रॉम द सेंटर है, और जब बाहर है तो इनवर्स हो जाता है, यानी इस बार जो ग्राफ बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। देख लो भाई, ये किस किस का ग्राफ है, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस टी, और यहां पे कहीं पे जाके पीक आ रहा होगा कितनी पोजीशन पे, एट द पेरिफेरी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन 3 और बाकी सारे कैंसिल हो गए। आई होप इतना समझ में आया है। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी आए थे कई बार बीच बीच में। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर के या कहूं इस सेक्शन के अंदर जो नीट 2019 का सेक्शन है इसमें बहुत सारे और भी सारे क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो तो इसको लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है इससे और भी आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग्स को, आपके क्लासमेट्स को बेनिफिट मिलेगा तो उसको शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एक बार नहीं 2 बार नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।